हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। सामंती वर्ग है जो दूसरों का शोषण करते हैं, जो अमीर हैं वो है सामंती वर्ग। उस पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है कि वो वास्तविक जीवन से बेखबर होते हैं, वो बनावटी दिखावे के जीवन पर विश्वास रखते हैं, वो दिखावटी जीवन शैली को जीते हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। मतलब कि इस तरह के लोगों को आज भी देखा जा सकता है, इस तरह के लोग आज भी हमें मिल जाते हैं। तो पाठ 12 है लखनवी अंदाज। यहाँ पर मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। यहाँ मुफसिल का अर्थ है केंद्रीय स्थान, कि स्थानीय जहाँ पर रेलगाड़ी आती है। हर कस्बे में, हर ज़िले में एक ऐसा स्थान है, केंद्रीय स्थान होता है जहाँ पर ट्रेन आती है। तो मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली होता है बेचैनी, उतावला होना, बेचैन होना। फुंकार मतलब वो सीटी देती है कि वो चलने वाली है, कि ट्रेन चलने से पहले सीटी की आवाज़ आती है। तो मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही है कि ट्रेन की सीटी बज रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। सेकंड क्लास के डब्बे में जाने के लिए वहाँ पर टिकट के पैसे ज़्यादा होते हैं, दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक को दूर नहीं जाना था। ये बातें लेखक कह रहा है अपने बारे में कि उसे दूर नहीं जाना था। और वो कहानी के बारे में, क्योंकि लेखक कहानियाँ लिखता था और कहानी को सोचने के लिए एकांत चाहिए था, जहाँ अकेले में बैठकर वो कुछ सोच सके। एकांत होता है अकेलापन। तो कहानी के बारे में सोच सके और खिड़की से, रेल की खिड़की से प्राकृतिक दृश्य, प्रकृति को वो देख सके। तो उसने सेकंड क्लास का टिकट उसने ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, अब गाड़ी चल पड़ी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर, वहाँ पर ट्रेन का एक छोटा डिब्बा था, लेखक ने सोचा कि यह खाली होगा। जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक दौड़कर उस डिब्बे में चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ है विपरीत। डिब्बा निर्जन नहीं था, कि डिब्बा खाली नहीं था। निर्जन का अर्थ है खाली नहीं था। एक बर्थ, बर्थ है सीट, कि एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा में पालथी मारे बैठे हुए थे। एक बर्थ पर जो एक पूरी सीट होती है, तो उस पर जो है लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक लखनवी जो है उस पर बैठे हुए थे। उन्होंने सफ़ेदपोश सज्जन, सफ़ेदपोश होते हैं, सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, सज्जन व्यक्ति थे, बहुत सुविधा में। सुविधा मतलब उनको लग रहा था कि डिब्बे में कोई भी नहीं है। पालथी चौकड़ी लगाकर वो उस पर बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उन्होंने 2 खीरे जो हैं सामने तौलिए पर रखे हुए थे, जैसे कि आप फोटो में पेज नंबर 79 पर आप देख सकते हैं, वहाँ उन्होंने रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा, सहसा मतलब अचानक कूद जाने से, चले जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में, एकांत चिंतन होता है अकेलेपन में, सोचने में, विघन, बाधा, विघन का अर्थ है बाधा, का असंतोष दिखाई दिया।
सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। तो लेखक सोचता है कि जिस तरह से मैं कहानी के लिए सोचना चाहता हूँ, शायद यह भी यही चिंता लिए बैठा है, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। संकोच होता है झिझक होना किसी बात की। नवाब साहब ने ये सब जो है लेखक का अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया कि नवाब साहब उनसे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अब डिब्बे में नवाब साहब और लेखक दो व्यक्ति हैं। जब लेखक डिब्बे में चढ़ा तो नवाब साहब ने कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी उत्साह नहीं दिखाया उससे बात करने का। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर, उनके सामने वाली सीट पर वो बैठ गए, आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान की लेखक को भी अपना आत्मसम्मान प्यारा था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी, तो लेखक ने भी अपनी आंखें चुरा ली कि उनसे बात करने से वो बचने लगे। आंखें चुराना, बचने का प्रयास किया उन्होंने। ठाली बैठना, कुछ काम ना करना, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, क्योंकि लेखक जो है लिखता है, कहानियाँ लिखता है, इसलिए वो कल्पना करता रहता है, अनुमान लगाता रहता है, सोचता रहता है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि नवाब साहब जो है असुविधा जो है क्यों महसूस कर रही हैं, उनकी संकोच करने का कारण क्या है, झिझक करने का कारण क्या है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत का अर्थ है यहाँ पर कम खर्च करना के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। तो लेखक सोचता है कि शायद जो है नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते थे और कम खर्च में अकेले यात्रा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा ना हो, अब उन्हें यह गवारा नहीं है, अब उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश वही भद्र पुरुष जो है उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मंझला होता है ना ज़्यादा A1 क्लास का टिकट और ना ही डाउन, बीच के दर्जे का जो टिकट है उन्होंने लिया था सेकंड क्लास का, तो उसमें सफ़र करता हुआ उन्हें कोई देखे, क्योंकि ये उनकी नवाबी शान के खिलाफ है, क्योंकि वो अमीर हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, तो शायद नवाब साहब ने सफ़र को बिताने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं? अब किसी भद्र पुरुष, अब उसे भी नहीं पता था कि कोई ट्रेन के डिब्बे में आ जाएगा, तो उसे लग रहा है कि लेखक के सामने खीरे कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियाँ मतलब तिरछी नज़रों से। लेखक जो है नवाब साहब से नज़रें नहीं मिला रहा था, तो वो कनखियों से तिरछी नज़र से उन्हें देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। बाहर की स्थिति को वो देखते रहे कि बाहर क्या हो रहा है। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, मतलब बुलाया। सहसा अचानक नवाब साहब ने लेखक को बुलाया। अदाबर्ज, अदाबर्ज होता है कि उर्दू भाषा में बोला जाता है, अभिवादन का ढंग होता है कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, क्या आप खीरा लेंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। तो लेखक को भी अच्छा नहीं लगा कि पहले तो इसने बात नहीं की, अब ये मुझे खीरा पूछ रहे हैं। भाप लिया, तो लेखक ने भी जान लिया, समझ लेना, भाप लेना, समझ लेना। आप शराफत होता है शालीनता, गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी, गुमान होता है घमंड बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं कि ज़बरदस्ती सम्मिलित करना, लथेड़ लेना, किसी को ज़बरदस्ती अपने काम में सम्मिलित कर लेना। तो वो लेखक कहते हैं कि अपने साथ जो शराफत का घमंड दिखा रहे हैं, जो शालीनता का घमंड दिखा रहे हैं, हमें भी इस बात में वो सम्मिलित करना चाहते हैं। तो जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। किबला का अर्थ है यहाँ पर किसी को सम्मान देने के लिए कि आप शौक फरमाए, कि आप खीरा लीजिए। शुक्रिया मतलब धन्यवाद, आप लीजिए, कि मुझे खीरा नहीं खाना। इसके बाद जो है नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया मतलब पहले खीरों को उसने उठाया और फिर उनको धो लिया पानी से। तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे। सिर मतलब ऊपर से काट लिया और उन्हें गोद कर झाग निकाला। उन्हें रगड़ कर जो खीरे को रगड़ते हैं तो उसमें से सफ़ेद झाग निकलता है जिसमें कड़वापन होता है।
वो झाग निकाल दिया जिससे खीरे कड़वे ना लगे। फिर खीरों को बहुत एहतियात से मतलब सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते हो। करीने मतलब अच्छी तरह से, करीने का अर्थ है अच्छी तरह से तौलिए पर सजाते हुए लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, जो लखनऊ का स्टेशन है वहाँ पर जो खीरा बेचने वाले हैं, खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, इस्तेमाल का है प्रयोग का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, कि वो खीरे के साथ जो है नमक और पीसी हुई लाल मिर्च भी देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। बुरकना मतलब छिड़क देना। तो नवाब साहब ने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से करीने से अच्छी तरह से जो है उसकी जो फाक बनाई थी खीरे की, उसके ऊपर उन्होंने नमक छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा होते हैं उसके जो चेहरे के आव भाव थे, जो चेहरे के भाव थे, भाव भंगिमा, और जबड़ों के सफूरण, सफूरण का अर्थ होता है हिलना, जबड़ा मतलब मुंह का हिलना, उससे स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन, खीरे का रसास्वादन होता है कि खीरे का जो स्वाद है उसकी कल्पना से ये सोच रहा था, प्लावित, प्लावित होता पानी भर जाना हो रहा हो, कि खीरों को देखकर, कि उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि खीरों को देखकर नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, कनखियाँ मतलब तिरछी नज़र से देखकर लेखक सोच रहा था, मियाँ रईस बनते हैं, मियाँ अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं, कि वो अकेले डिब्बे में इसलिए बैठे होंगे कि लोगों, अमीर आदमी को खीरा खाते हुए लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो अपनी असलियत से में उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा, दोबारा देखते हैं नवाब साहब लेखक की तरफ, वल्लाह, फिर कहते हैं शौक़ कीजिए कि आप ये लीजिए खीरा, लखनऊ का बालम खीरा है, कि लखनऊ का अच्छा खीरा है ये। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती होता है पानी आ जाना, कि खीरे की फांकों पर जब नमक लगा देते हैं तो वो पानी छोड़ देती हैं, तो पनियाती मतलब पानी छोड़ती हुई फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पानी मुंह में आना, जी ललचाना, कि उनका मन ललचा रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, पर लेखक ने एक बार उन्हें मना कर दिया था कि मेरा मन नहीं है। आत्मसम्मान निवाहना ही उचित समझा, तो अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना ही उन्होंने सही समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त, शुक्रिया मतलब धन्यवाद, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, तलब मतलब इच्छा, कि इस समय मेरी इच्छा महसूस नहीं हो रही, मेरी इच्छा नहीं हो रही खीरा खाने की। मैदा भी जरा कमज़ोर है, मैदा भी मैदा है, अमाशय जो है वो भी कमज़ोर है। किबला, किबला मतलब आप, शौक़ फरमाए, आप लीजिए। नवाब साहब ने, तो लेखक कहते हैं कि आप लीजिए, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा जो मैदा है वो कमज़ोर है, मेरा अमाशय जो है, लीवर जो है वो कमज़ोर है, शौक़ फरमाए। नवाब साहब ने शतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग, शतृष्ण का अर्थ होता है कि इच्छा सहित, आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, कि नवाब साहब उन खीरे की फांकों की तरफ देखते हैं, परंतु अपनी रईसी की वजह से वो उनको नहीं खा पाते। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस, दीर्घ मतलब लंबी, निश्वास का अर्थ है सांस लेना। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, कि नवाब साहब ने फांक को सूंघा और उसके बाद फिर स्वाद के आनंद में पलके मूंद, पलके मूंदना होता है आंखें बंद करना, कि पलके मूंद ली, आंखें बंद करना। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। अब खीरे को देखकर नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था, तो वो पानी का घूंट जो है उन्होंने गले में निगल लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, वासना मतलब उसी इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक देते, कि एक एक फांक को उठाते, सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते, क्योंकि अपनी रईसी के कारण वो उसे लेखक के सामने खा नहीं पा रहे थे, तो वो नाटक करते हैं खीरा ना खाने का,
कि ये रईस लोगों का ऐसा ढंग होता है खीरा खाने का, ये दिखाना चाहते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा और लेखक की तरफ देखते हैं, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका कि जो रईस लोग होते हैं वो खीरे को सूंघने मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं, वो खीरे को नहीं खाते। वो खानदानी रईसी को दिखाना चाह रहे थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, क्योंकि अब कैसे नवाब साहब ने खीरे को तैयार किया खाने के लिए, किस तरह से उसे सूंघा और फेंक दिया, इन सब में, इस सब प्रक्रिया में वो थक गए और लेट गए। हमें तस्लीम होता है सम्मान में, सिर खम होता है सिर झुकाना, कर लेना पड़ा कि उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, तहजीब होता है शिष्टता, आदरपूर्ण व्यवहार करना। नफासत का अर्थ होता है कोमलता और नजाकत, नफासत और नजाकत दोनों का अर्थ ही कोमलता होता है कि कोई किसी के प्रति सम्मान दिखाता है तो वो कोमलता से एक शिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, तो उनके सम्मान में वो सिर झुका लेते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने से इस तरकीब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का, क्योंकि जो नवाब साहब है वो ये दिखा रहे थे कि खीरे की सुगंध और स्वाद से, उसकी कल्पना मात्र से ही वो संतुष्ट हो गए हैं, उनकी भूख जो है वो शांत हो गई है, तृप्ति हो गई है। सूक्ष्म, नफीस, नफीस का अर्थ होता है बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसका कोई भौतिक रूप ना हो, अमूर्त, जिसका कोई रूप ना हो, क्योंकि जो सूक्ष्म चीज़ होती है, जो माइक्रोस्कोपिक होती है, उसका कोई रूप नहीं होता, कि उसके स्वाद मात्र से, स्वाद का कोई रूप नहीं है, उसके स्वाद मात्र से ही वो संतुष्ट हो गए थे। तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ से जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो लेखक कहता है क्या इस तरह से उदर होता पेट, पेट की संतुष्टि हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। तो नवाब साहब ने खीरे के बाद जो है एक डकार ली, जिससे वो ये दिखाना चाहते थे कि सूंघने मात्र से ही उनकी तृप्ति हो गई है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ होता है यहाँ आसानी से न पचने वाला, जो आसानी से ना पचे, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो इसके साथ वो बात कहते हैं कि जो खीरा है इसलिए नहीं खाया क्योंकि ये मैदे पर, आमाशय पर जो है बोझ डाल देता है, उसके लिए, लीवर के लिए भारी होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, तो ज्ञान के चक्षु मतलब आंखें खुल गई। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, तो लेखक को भी एक कहानी मिल गई कि ये नई कहानी के लेखक हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। तो लेखक यहाँ पर सोचता है यदि कोई व्यक्ति खीरे की केवल सुगंध से, कल्पना मात्र से ही पेट भरने की डकार ले सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के भी लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, अर्थात बिना विचार, घटना या पात्रों के भी कहानी बन सकती है। जिस तरह से बिना खीरा, बिना खाए उसकी सुगंध मात्र से ही पेट भर सकता है, उसी तरह से बिना विचार, घटना और पात्र के भी कहानी घड़ी जा सकती है। तो ये थे, इस तरह से नवाब साहब की डकार को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और इस तरह से उन्होंने ये बात सोची, तो लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी जो है ये बनी, जिसमें विचार मात्र जो है, घटना और पात्रों के बिना ही यह कहानी जो है लिख दी गई। धन्यवाद। तो ये था हमारा पाठ 12।